हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम लेकर के आए हैं एक नए सेशन एग्जाम एंटीबायोटिक 2024 के परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें से आपको प्रीवियस सेशन में हम आपको करवाए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक। एग्जाम एंटीबायोटिक जो क्लास में दिया गया है उसमें से 11 नंबर तक क्वेश्चन आपका करवाया गया है। आज 12 नंबर से हम उसको कवर करेंगे। अभी तक लघु उत्तरीय ही करवाया जा रहा है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है नीमाटोड प्रतिरोधी पौधा इसके बारे में आपको जानना है। तो कहते हैं कि नीमाटोड एक परजीवी है जो मनुष्य एवं पौधे को प्रभावित करता है। ओके। कहते हैं कि मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निसिया जो है, नीमाटोड को हम लोग राउंड वर्म भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, राउंड वर्म भी कहते हैं। यानी जिसमें एस्केरिस, उचरेरिया, बेनक्रॉप्टी, सिस्टोसोमा, हेमोटोबियम इन सभी को रखा गया। कहते हैं कि नीमाटोड प्रतिरोधी पौधा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नीमाटोड पहले क्या है? तो नीमाटोड एक परजीवी है, एक पैरासाइट है जो मनुष्य को भी प्रभावित करता है और पौधे को भी प्रभावित करता है। तो एक हमारे पास आया है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निसिया, ये नीमाटोड है। मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निसिया नीमाटोड तंबाकू के जड़ों को संक्रमित करता है। बस इतना लाइन लिखना है कि मेलिडोगाइनी इनकॉग्निसिया नीमाटोड तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि आरएनए का मतलब होता है इंटरफेरेंस आरएनए। तो कहते हैं आरएनए जीन का इस्तेमाल करके तंबाकू के जड़ों में होने वाले नीमाटोड से संक्रमण को रोका जाता है। संक्रमण को रोका जाता है। आरएनए जीन का इस्तेमाल करके तंबाकू के जड़ों में होने वाले नीमाटोड से जो संक्रमण होता है उसको रोका जाता है। कैसे? देखिए, तो आरएनए जीन कैसे काम करता है ये जानिएगा। कहते हैं कि आरएनए जीन नीमाटोड के डीएस आरएनए, यानी डीएस आरएनए का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये परीक्षा में आ सकता है कि नीमाटोड में कौन सा आरएनए पाया जाता है? तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। कौन सा नीमाटोड में? मेलिडोगाइनी इनकॉग्निसिया में। कहते हैं आरएनए जीन नीमाटोड के डीएस डीएनए के ट्रांसलेशन को रोक देता है जिससे एमआरएनए नहीं बनता है। यानी क्या करता है? ट्रांसलेशन को रोक देता है जिससे एमआरएनए नहीं बनता है। तो इस प्रकार से नीमाटोड का संक्रमण रुक जाता है। ओके, चलिए दूसरा लाइन हमको इसमें एक लाइन और जोड़ देना होगा यहाँ पर कि मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो आरएनए क्या करता है? आरएनए जीन जो होता है ये साइलेंस कर देता है।
क्या करता है, साइलेंट करता है। किसको, mRNA को साइलेंट कर देता है, यानी mRNA को बनने नहीं देता। तो साइलेंट किसको करता है, dsRNA को। यानी नीमाटोड का जो dsRNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उसको रोक देता है, साइलेंट कर देता है, जिससे mRNA नहीं बना सके। जब mRNA नहीं बनेगा तो तंबाकू की जड़ संक्रमित नहीं होंगे, इन्फेस्टेड नहीं होगा, टोबैको रूट इन्फेस्टेड नहीं होगा। तो टोबैको रूट को इन्फेस्टेड करने के लिए क्या करता है नीमाटोड, dsRNA, अपना जो dsRNA होता है वो ट्रांसलेशन करता है, जिससे mRNA उससे बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जब mRNA चिपकते जाएगा तो उसका mRNA जब चिपकते जाएगा तो वो बनते जाएगा, धीरे धीरे तंबाकू की जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो उसकी वृद्धि नहीं हो सकेगी। तो तंबाकू के जड़ों को रोकने के लिए हम लोग एक ऐसा जीन डिजाइन किए हैं, यानी आनुवांशिक अभियंत्रणिकी के द्वारा इसको हम लोग मॉडिफाइड करके बनाए हैं, RNAi जीन। तो RNAi जीन क्या करता है, इंटरफेयर। आपको पता होना चाहिए इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरफेयर, यानी कि जो नीमाटोड के काम में, नीमाटोड के dsRNA को बढ़ने से क्या किया गया है, रोक देता है, उसको इंटरफेयर कर देता है, जिससे तंबाकू का जड़ जो संक्रमित हो रहा था वो संक्रमित से क्या हो गया, बच गया। ठीक है, ओके। तो इतना ही आपको लिखना है नीमाटोड प्रतिरोधी पौधा के बारे में। ठीक है, ओके। चलिए, तो इस सभी जानकारी को एक एक करके एकत्रित करके रखें, और ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इससे पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा, जिसको कहते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, उसके बाद फिर बताएंगे साइक्लोस्पोरिन के बाद अस्टेटिन क्या है, उसके बाद बताएंगे पेक्टिनेज क्या है, पेक्टिनेज क्या है, उसके बाद पेक्टिनेज हो गया, उसके बाद प्रोटीएज क्या है, उसके बाद लाइपेज क्या है। यानी कि ये दोनों क्या है, एंजाइम है। ये सभी क्या है, एंजाइम है। एक और है जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये तीनों क्या है, एंजाइम है। तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में इन सभी को भी डील करेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए, अस्टेटिन, उसके साथ साथ पेक्टिनेज को भी डील करेंगे, प्रोटीएज को भी डील करेंगे, लाइपेज को भी करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज को भी करेंगे। काफी ऑब्जेक्टिव है, अलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। और ये दोनों जो है ये जैव सक्रिय अणु है, इसको कहते हैं जैव सक्रिय अणु। ये जैव सक्रिय अणु यानी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये जैव सक्रिय अणु है, और ये सभी क्या है, एंजाइम है। तो इन सभी को शॉर्ट क्वेश्चन के तहत यानी लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में इसको लिखेंगे, और इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा टक कवर होगा इस बार, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में स्ट्रेप्टोकाइनेज को आगे हम लोग डिटेल से जब देखेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा। तो एक एक करके सबसे पहले 13 नंबर का फर्स्ट, जिसको कहते हैं ये साइक्लोस्पोरिन ए को कवर करते हैं। क्या है साइक्लोस्पोरिन ए? साइक्लोस्पोरिन ए अगर कोई पूछता है तो वो क्या है, उसके बारे में आपको जानना होगा। साइक्लोस्पोरिन ए, चलिए, वीडियो ऑडियो क्लियर है? चलिए, क्लियर है। अब कहते हैं क्या 13 नंबर का ए बना देंगे, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? यह एक जैव सक्रिय अणु है जिसे ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम यानी ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम, यहां पर एक स्टार लगा देंगे, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, कि यह जैव सक्रिय अणु है जिसे ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम से प्राप्त किया जाता है, जिसे ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम कवक से, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का फंजस है, यानी फंगस है,
ये कवक है, कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ओके। कहते हैं कि इसका यूज कहाँ पर करेंगे, यूज यानी कि इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कहते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। कहते हैं कि अंग प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण रोगी। कहते हैं कि अंग प्रत्यारोपण रोगी में इसका इस्तेमाल किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए का। नहीं समझे? किसी को अंग अगर मान लिया जाए, अंग का आदान प्रदान जो होता है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे किसी का किडनी खराब है तो दूसरे किडनी लगाना, किसी का लीवर डैमेज हो गया किसी दूसरे का लीवर लगाना, यानी अंग के प्रत्यारोपण में हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल करेंगे, जो एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। और ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम से प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का कवक है। क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है, तो कवक से। साइक्लोस्पोरिन ए किस कवक से प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम से। फिर पूछेगा इसका इस्तेमाल कब कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है, तो अंग प्रत्यारोपण रोगी के में किया जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अब कहते हैं इसका जो एक कॉमन नेम है, अगर कोई पूछे तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, इसका अगर पूछा जाएगा सामान्य नाम क्या होगा, क्या बोलिएगा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, यानी कि प्रतिरक्षा सफल कारक। कहते जब भी किसी दूसरे व्यक्ति का, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का ऑर्गन हम अपने अंदर लगाते हैं तो हमारे इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है, यानी हमारी प्रतिरोधी क्षमता पर क्या होगा, प्रभाव पड़ सकता है। तो ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम क्या करता है कि उस समय जो इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस इम्यूनिटी को क्या करता है, एडजस्ट कर देता है। यानी कि हमारा लीवर डैमेज है तो हम किसी दूसरे का लीवर लिए, तो उस दूसरे का लीवर हमारे अंदर जाने से हो सकता है हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होगी, या तो फिर इम्यून सिस्टम हमारा धीरे धीरे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो उस इम्यून सिस्टम को और उस एनर्जी को क्या करता है, पूरी तरह से कंट्रोल कर देता है। कौन, ये साइक्लोस्पोरिन ए। तो कहते हैं कि साइक्लोस्पोरिन ए को हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कहते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर से बनता है 24 के लिए, कि निम्न में से इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कौन है, तो साइक्लोस्पोरिन ए है। किससे प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम से, जो क्या एक प्रकार का कवक है, जीवाणु नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं, कवक है। इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट में। ठीक है, चलिए ठीक। अब दूसरा इससे इतना ही हमें जानना है। अब दूसरा बी नंबर स्टेटिन है। स्टेटिन क्या होता है उसके बारे में जानिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टेटिन आपको क्लास में भी रिपीट करवाए थे, पढ़ाए थे क्लास में भी, कि रिवीजन में बताए थे और रेगुलर क्लास में भी थ्योरी में बताए थे कि स्टेटिन जो होता है एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, यानी हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को इनहिबिट करता है, यानी सिंथेसिस होने से उसको रोकता है संश्लेषण से। नहीं समझे आप, यहाँ देखिएगा स्टेटिन क्या होता है इसको बी नंबर बना दीजिए। यह एक जैव सक्रिय अणु है, सक्रिय अणु है, जिसे मोनस्कस पुरपुरियस मोनस्कस पुरपुरियस कवक यानी ईस्ट यानी ये भी एक फंगस ही है, कंफ्यूज नहीं कीजिए। कहते हैं कि यह एक जैव सक्रिय अणु है जिसे मोनस्कस पुरपुरियस ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। तो परीक्षा में यहाँ पर कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 आएंगे स्टेटिन से। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ स्टार, दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ स्टार, चौथा ऑब्जेक्टिव यहाँ स्टार, 5वां ऑब्जेक्टिव यहाँ स्टार। यानी ऐसे पूछा जाएगा कि स्टेटिन क्या है, तो एक जैव सक्रिय अणु है। फिर पूछा जाएगा किससे प्राप्त होता है, तो मोनस्कस पुरपुरियस से। फिर पूछेगा स्टेटिन किससे प्राप्त होता है, तो ईस्ट से। ईस्ट क्या है, कवक है, जीवाणु है, तो जीवाणु यानी कवक से, याद रखिएगा। अब कहते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, यानी इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो कहते हैं रक्त वाहिनी में ब्लड क्लॉट को रिमूव करने में, यानी कहीं पर मान लो कि चोट घाट लगा है और अंदर ही रक्त वाहिनी में ब्लड वेसल्स में ही क्या हो रहा कि ब्लड जम गया, तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा।
यानी कि अगर कहीं पर ब्लड जम गया हो अंदर में, रक्त वाहिनी में, अगर धमनी में, सिरा में तो ब्लड जमता नहीं है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि सिरा में हिपेरिन केमिकल्स पाया जाता है जो उसको चिकना बनाता है सरफेस एरिया में, इसीलिए वहां पर ब्लड जमा नहीं होगा। तो धमनी में और कैपिलरीज में ही ब्लड क्या करता है, जमा होता है। तो आप देखिएगा कि जो रक्त वाहिनी में जो धमनी होता है वहां पर जब ब्लड जमा हो जाता है, तो उस ब्लड अंदर जमा जब हो जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए, यानी कि पूरी तरह से कवर क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए हमें सुई के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक मिनट, यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, ये हम चले गए थे स्ट्रेप्टोकाइनेज में, सॉरी है ना, ये ऐसा नहीं होगा, गलत बात है। कहते हैं यूज जो इसका किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोकने के लिए, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल का जो संश्लेषण होगा उसको रोकने का काम करेगा कौन, स्टेटिन करेगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया तो उसको आप कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हमको उतारना है। यूज किस क्षेत्र में करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोकने के लिए। कहते हैं इसका जो कॉमन नेम है, जिस तरह उसको हम लोग सप्रेसिव एजेंट बोले थे, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो ये क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक यहाँ आएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये आ सकता है। शॉर्ट में पूछेगा तो ये तीनों लिख देना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो एक एक चीज को बढ़िया से कवर करना है, कहीं कंफ्यूज नहीं करना। चलिए ठीक है, तो बी नंबर हो गया कवर। अब सी नंबर आते हैं जिसका नाम है एंजाइम। एंजाइम में बहुत सारे हैं, तो आप देखिएगा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर जो सी नंबर देखेंगे कि एंजाइम है। एंजाइम में आप लोग को ये देखना होगा कि सबसे पहला एंजाइम हम लोग लेते हैं पेक्टिनेज, और क्या ले लेते हैं, पेक्टिनेज, और ले लेते हैं प्रोटीएज। इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल बोतल जूस को क्लेरिफाइड करने में, यानी कि साफ करने में क्या किया जाता है, साफ करने में। यानी कि बोतल वाला जो जूस आप लोग पीते होंगे, तो उस बोतल वाले जूस को पूरा क्लीन करने का काम कौन करता है, तो पेक्टिनेज और प्रोटीएज करता है। यानी ये कॉमर्शियल लेवल पर काम करता है, यानी व्यापारिक स्तर पर ये बहुत ज्यादा काम करता है, यूज होता है। दूसरा हम लोग लेके जिसका नाम है लाइपेज ऑब्जेक्टिव के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाइपेज का क्या काम होता है, यह वाइली स्टेन को हटाता है, रिमूव करता हटाता है। यह वाइली स्टेन को कहां से रिमूव करता है, तो कपड़ों पर जब क्या करता है, कोई तेल, जब कोई कपड़ा है उस पर तेल लग गया हो, तो देखिएगा कि कोई भी कपड़ा पर अगर तेल लग जाता है तो उसको साफ करने का काम क्या करता है, लाइपेज करता है। आप देखेंगे नीलो और तिरोपाल बहुत सारे जो ये कपड़ा खींचने वाले जो होते हैं, वाशरमैन जिसको कहते हैं, वाशरमैन को आप देखिएगा, घाट पर धोबी जिसको देखिएगा कि वो क्या करता है, जब कपड़ा सबका खींचता है तो दाग जब लग जाता है तो एक छोटा सा डिब्बा रहता है, उसको नील में डालता है, जिससे क्या होता है कि उसका दाग, यानी कि तेल वाला दाग जो भी हो पूरी तरह से हट जाता है। तो उस केमिकल में उसको क्या मिलता है, लाइपेज रहता है। तो लाइपेज आपके कपड़े पर तेल लगे हुए दाग को हटाने का काम करता है। तो परीक्षा में यही जवाब देना है कि ये वाइली स्टेन को, यानी कि तेल वाले दाग को हटाने में काम करता है। तीसरा स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसका सुई इस्तेमाल होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको आप इंजेक्शन से यूज कर सकते हैं, इसी को क्लोट बस्टर कहते हैं, देखो है ना, ओके। कहते हैं कि यह एक एंजाइम है जिसका इस्तेमाल मेडिसिनल होता है, यानी इसको हम मेडिसिनल यूज करते हैं। यहां तक आप पढ़ रहे थे ये सभी कॉमर्शियली यूज हो रहा था, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या होगा, मेडिसिनल होगा, यानी कि मेडिकल स्तर पर इसका इस्तेमाल होता है। अब कहते हैं कि ये किससे प्राप्त होता है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, यानी कि इसे किससे प्राप्त किया जाता है, ये भी सवाल पूछना है। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, एक क्या है,
बैक्टीरिया है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बना है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टो मीन्स बैक्टीरिया, काइनेज मीन्स क्या होता है कि एंजाइम, है ना। चलिए अब कहते हैं कि इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम जो है इसको कहते हैं हम लोग क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर इसको कहते हैं, कॉमन नेम इसका क्या, क्लोट बस्टर। अब कहते हैं इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, यूज किस में किया जाता है, तो कहते हैं कि रक्त वाहिनी में, ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनी में थक्का यानी क्लोट को, थक्का को हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारे शरीर के किसी भी भाग पर रक्त वाहिनी में ब्लड जम जाता है तो उसको, उस ब्लड को क्लियर करने में किस एंजाइम का हेल्प लेते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ से हो गया कंप्लीट। एक मिनट, एक और चीज जानिएगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज को टीपीए भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट जॉब इसके लिए। टीपीए का मतलब होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन, एक्टिवेटर। इसका अर्थ क्या होता है कि रक्त वाहिनी में जो टिश्यू होते हैं उसमें क्या करता है, जो जम जाता है, यानी क्लोट जब होता है, प्लाज्मा, आप देखे होंगे कि रक्त वाहिनी में ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, जो हल्का सा लाइट येलो कलर का होता है। जब ब्लड सीरम बन जाएगा तो देखिएगा, ब्लड सीरम जब बनेगा तो ब्लड को थोड़ा सा उठाइएगा तो वो रेशा की तरह उठेगा, और नीचे देखिएगा पीला ऐसा पानी ऐसा छोड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो कहते हैं कि रक्त वाहिनी में जब क्या करता है टिश्यू, रक्त वाहिनी यानी कि वो टिश्यू हो गए, और उस पर जो प्लाज्मा क्या करता है वहां पर बैठ जाता है, जम जाता है, तो उस प्लाज्मा, प्लाज्मिनोजन यानी कि उस प्लाज्मा को एक्टिव करके बाहर करता है कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एक्टिवेटर है। कैसा एक्टिवेटर है भाई, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसका दूसरा नाम है। चलिए ठीक, याद हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जिसको कहते हैं बेयर लॉ, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसका नाम है बेयर लॉ। ये सब भी आपको बताने का काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, बेयर लॉ। आपको पता होना चाहिए बेयर लॉ, ये बेयर का मतलब क्या होता है तो देखना, पहले ये जानना है कि इनके अनुसार भ्रूण का सामान्य लक्षण, भ्रूण का सामान्य लक्षण प्रथम अवस्था में स्पष्ट होता है, परंतु इनके अनुसार भ्रूण का सामान्य लक्षण, यानी कि इनके अनुसार जीव का सामान्य लक्षण प्रथम अवस्था में स्पष्ट होता है, परंतु विशिष्ट लक्षण अंतिम अवस्था में स्पष्ट होता है। इसका मतलब समझे नहीं समझे, ये कहना चाह रहे हैं प्रथम अवस्था को इन्होंने कहा इम्ब्रियो, क्या कहा, इम्ब्रियो, और इन्होंने अंतिम अवस्था को क्या कहा, एडल्ट कहा। क्या कहा, एडल्ट। यानी इनका सीधा कहना है कि जो इम्ब्रियो का लक्षण होगा वो एडल्ट बन जाने के बाद दिखाई नहीं देगा। नहीं बुझे, जो लक्षण इम्ब्रियो में दिखाई देगा तो वो फर्स्ट टाइम, इम्ब्रियो माने फर्स्ट, पहले बार में दिखा रहा है। जैसे माँ के गर्भ में भ्रूण पलता है तो भ्रूण डेवलप करके बाद में क्या करता है कि एडल्ट में बदल जाते हैं, यानी कि शिशु में चाइल्ड के रूप में बाहर आते हैं। तो एडल्ट जब हो जाता है वो जीव, जब कोई जीव एडल्ट हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, तो उसके अंदर भ्रूण का गुण मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि प्रथम अवस्था में क्या होता है, सामान्य लक्षण होते हैं जिसको भ्रूण कहते हैं प्रथम अवस्था को, और अंतिम अवस्था में विशिष्ट लक्षण होते हैं जिसको हम लोग एडल्ट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही नियम है किसका, बेयर लॉ, जो आपको पढ़ाया गया है चैप्टर 7 में। आप कॉपी देख सकते हैं, चैप्टर 7 में भ्रूण विज्ञान से प्रमाण, यानी एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी भ्रूण विज्ञान से प्रमाण में ये टॉपिक को बताया गया है, बेयर लॉ और बायोजेनेटिक लॉ, उसके बाद रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये सब आपको बताया गया। ठीक है,
तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ ये दोनों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो उसको हम यहाँ डील नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको डिस्कस कर देंगे। जैसे कि कहते हैं कि बोन बेयर, इनका पूरा नाम है बोन बेयर, ये कौन है? फादर ऑफ इम्ब्रायोलॉजी, इम्ब्रायोलॉजी यानी इसे फादर ऑफ इम्ब्रायोलॉजी यानी कि इन्हें हम क्या बोलते हैं? भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। अब कहते हैं कि डिसप्रूव्ड बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ कहने का मतलब ये हुआ कि परीक्षा में पूछा जाएगा कि बायोजेनेटिक लॉ जो किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, याद होना चाहिए, अर्नस्ट हैकेल। अभी ताजा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अर्नस्ट हैकेल जो है, अर्नस्ट हैकेल ने भ्रूण विज्ञान के प्रमाण से संबंधित एक नियम दिया बायोजेनेटिक लॉ, जिसको गलत साबित किया बोन बेयर ने। तो परीक्षा में पूछेगा कि बायोजेनेटिक लॉ को गलत किसने किया, डिस्प्रूव किसने किया? तो बोन बेयर ने किया। तो बोन बेयर ने क्यों किया इसको? तो कहिएगा कि बोन बेयर ने किया इसलिए क्योंकि अर्नस्ट हैकेल कहता है कि जो इम्ब्रियो का लक्षण है वो उसके एडल्ट में भी चला जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा नहीं कहता। ये कहता है इम्ब्रियो का लक्षण इम्ब्रियो में ही रहेगा, एडल्ट का लक्षण जो है कि चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कहता है ऐसा कोई चेंज नहीं होता है, तो ये गड़बड़ है। ओके चलिए, तो बायोजेनेटिक लॉ तुमने, अब हम देखते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी देख लेते हैं, इसी के साथ रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी देखते हैं। रिकैपिचुलेशन थ्योरी को भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। कहते हैं कि यहाँ इसको थोड़ा ऊपर लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओके चलिए, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर ऊपर लिखते हैं। रिकैपिचुलेशन थ्योरी मुलर साहब के द्वारा दिया गया था। मुलर एक साइंटिस्ट है, मुलर के द्वारा दिया गया है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी, इसको पुनरावृत्ति ऐसे ही कुछ कहा जाता है, हिंदी में पुनरावृत्ति सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। देखिए समझिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में टारगेट आप कर सकते हैं इसको, इस बार के लिए 24 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि यह सिद्धांत मुलर ने दिया, मुलर ने दिया, यानी ये एक ऑब्जेक्टिव यहां पर बन जाता है। इनके अनुसार ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, यानी ये भी एक अलग बात कहता है। ओंटोजेनी का मतलब हुआ इम्ब्रियोलॉजिकल, और फाइलोजेनी का मतलब क्या हुआ? यानी कि हिस्टोरिकल, यानी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। और ये क्या करता है? इम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। नहीं बुझिए। कहते हैं कि इनके अनुसार रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या कहता है कि इनका कहना है कि ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, मतलब कहा जाता है कि जो इम्ब्रियो का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एंसेस्टर में स्पष्ट दिखाई देता है। यानी एंसेस्टर यानी पूर्वज, उसका पूर्वजों के जो गुण होते हैं, पूर्वजों के जो लक्षण होते हैं वो इम्ब्रियो में उसके पाए। नहीं समझा? जैसे कि मान लिया जाए ये फिश हो गया, हम क्या करते हैं कि एक फिश ले लेते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिएगा। एक उभयचर ले लेते हैं, एम्फीबिया ले लेते हैं, एक रिप्टाइल्स ले लेते हैं, उसके बाद एक एविड लेते हैं, फिर एक मैमल्स ले लेते हैं। तो मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, इन सभी का भ्रूण देखिएगा शुरुआत में क्या होगा? एक जैसा मिलेगा, सिमिलर होगा। क्या होगा? एक जैसा मिलेगा। लेकिन इसका जब अंत देखिएगा, जब डेवलप कर जाता है तो देखिएगा ये बदल जाएगा, सभी एक दूसरे से बदल जाएंगे। तो हम क्या समझेंगे कि इन सभी इम्ब्रियो का पूर्वज, यानी इन सभी, यानी कि मत्स्य जो है ये पूर्वज है किसका? उभयचर का, रिप्टाइल्स का, एविज का और स्तनधारी का। इन चारों का पूर्वज है कौन? मत्स्य। क्योंकि मत्स्य से ही इन सभी के, मत्स्य के भ्रूण से इन सभी का भ्रूण क्या करता है? मिलता जुलता है शुरुआत में, लेकिन बाद में चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे कि इम्ब्रियो के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करता है? एंसेस्टर कैरेक्टर्स को इंडिकेट करता है। ये कहना है मुलर साहब का, और इसी नियम को कहते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है रिपीट करना, क्या करना? दोहराना। तो पूर्वजों के लक्षण जो होते हैं वो भ्रूण में
स्पष्ट दिखाई देता है, नहीं तो क्या सभी का भ्रूण शुरुआत में एक जैसा दिखाई देता, इस नहीं दिखाई देता, क्या नहीं देता। अगर मान लिया जाए इन सभी जंतु का विकास, उभयचर का, सरीसृप का, पक्षी का और स्तनधारी का विकास मत्स्य जैसे समान पूर्वज से नहीं होता, तो क्या मत्स्य के भ्रूण के जैसे इन सभी का भ्रूण दिखाई देता, नहीं देता। तो हम कहेंगे ये 100% सही है कि वाकई में फिश के भ्रूण से ही इन सभी का भ्रूण मिलता है, अर्थात इन सभी के पूर्वज फिश हैं, इसीलिए ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। तो ये नियम गलत नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए ठीक हो गया क्लियर। तो ये हम आपको बताते, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, इतना ही आपको लिखना, ज्यादा फालतू लिखना भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है आ जाता है इसी में 14 में ही है, एक और है एसिड रेन। एसिड रेन को अगर मान लिया जाए पूरा डिटेल में देखना है तो हमारा एक सेशन चलाया है चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशूज, उसमें क्या कीजिएगा कि सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, और उसके बाद उसमें वीडियो पर क्लिक करके देखिएगा कि इन्वायरमेंटल इशू का दूसरा या तीसरा भाग में बताया गया है एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा क्या होता है। तो अम्ल वर्षा हम लोग सिंपलरली यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेंगे कि वह वर्षा, ऐसे लिखेंगे कि SO2 एवं NO2 वायुमंडल के वाष्प से मिलकर H2SO4 एवं HNO3 बनाता है जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी काफी सिंपल लिखना, ज्यादा हाई फाई नहीं लिखना। क्लियर है वीडियो? चलिए ठीक है। अब कहते हैं कि इसका अगर पूछा जाएगा कि पीएच मान क्या होता है तो काफी हल्का है, यानी कि 5.6 से क्या होता है, बिल्कुल ये कम होता है। लेस देन यानी लेसर देन 5.6 होता है, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन होता है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि यहां पर जो है कि इसका सूचक कौन है, यानी अम्ल वर्षा के सूचक कौन, इंडिकेटर कौन है, तो लाइकेन है और क्या है, मॉस है। मॉस क्या एक ब्रायोफाइट है, बताए हैं। अब कहते हैं कि अम्ल वर्षा के सूचक ये हैं, तो एसिड रेन कौन सा प्रदूषण है, तो SO2 प्रदूषण है, SO2 प्रदूषण है। अम्ल वर्षा जो है वो कौन सा प्रदूषण है, SO2 प्रदूषण है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए ठीक, ये सारे पॉइंट लिखने के बाद इसके प्रभाव को आप लिख देंगे। प्रभाव में लिखिएगा, केवल एक लाइन आपको देना है प्रभाव में कि इससे हेरिटेज मेनूमेंट का रंग बदल गया, जिसे स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना। एग्जाम्पल अगर पूछेगा कि भाई इस हेरिटेज मॉन्यूमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, ऐतिहासिक जो किला है उसका नाम जैसे रेड फोर्ट हो गया, लाल किला। उसके बाद ताजमहल हो गया, ताजमहल का कलर जो व्हाइट था देखो पीला हो जाएगा, उसका मार्बल पीला हो गया। कारण तो वहीं पर ये रिफाइनरी फैक्ट्री है वहाँ पर बलग में, कहाँ पर, आगरा की, जहाँ ताजमहल वहाँ के पीछे है। वही क्या करता है कि SO2 प्रदूषण फैलाने के बाद SO2 निकलता है उस फैक्ट्री से, जो बारिश के साथ नीचे आता है, और उसके व्हाइट कलर जो मार्बल का जो राजस्थान से ला करके बनाया गया था उस समय, तो फिर भी वो अधिक समय तक रहा लेकिन वो पीला हो गया। इसको हम लोग साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको कहा जा करके सर्वेक्षण करके कि ये हमारा जो है स्टोन कैंसर है। एक और है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क जाइएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कंपनी का जो जूता वगैरह जो आता है ये सब इसी पर नाम लिखा गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक स्टैचू होता है जो न्यूयॉर्क में सिंबल है। चलो ठीक है, तो अम्ल वर्षा हो गया आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 15 है, जिसको कहते हैं हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर। उसके बाद उसी में है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये दोनों को हम डील करेंगे। यहाँ देखिए, तो कहते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार,
मेंडेलियन विकार, और इसी में गुणसूत्रीय विकार भी है, गुणसूत्रीय विकार भी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसलिए बताते हैं क्योंकि आप एग्जाम एंटीबायोटिक जो क्लास से रिसीव किए हैं आप उससे मिलाइएगा, तो आपको बढ़िया से मिल भी जाएगा, कवर भी हो जाएगा, और A to Z पूरा बढ़िया से कवर करते चले जाना। चलिए, तो हम लोग उसी पर बहुत ज़्यादा मेहनत और फोकस करते जा रहे हैं। अभी 7 दिन है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड का काम करेगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, हो गया आपका ये 15 हो गया। कहते हैं मेंडेलियन विकार। सबसे पहले हम लोग मेंडेलियन विकार को ही देखेंगे। मेंडेलियन विकार कहते हैं कि यह एक आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार है, बस। उसके बाद इसके प्रकार हैं, उसको डील कर देंगे। प्रकार में सबसे पहले लेंगे हम लोग हीमोफीलिया, बस, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे, हीमोफीलिया। उसके बाद हीमोफीलिया में एक लाइन लिखेंगे कि यह एक लिंग, यह एक एक्स लिंग संलग्न रोग है। यानी इसमें जो होगा हीमोफीलिया का जीन जो होगा एक्स गुणसूत्र पर रहता है, इसलिए इसको एक्स लिंग संलग्न रोग कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ एक लाइन में लिखने के बाद एक लाइन यहाँ पर ये लिखना है कि इसमें कैस्केड प्रोटीन लीवर से स्रावित नहीं होता है। चलिए, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पानी को पी लेते हैं, उसके बाद आपको करवाया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को बढ़िया से कॉपी डाउन करें। ओके।